हेलो डियर, आइए आज स्टार्ट करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होता है। तो डियर, अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में देखा जाए तो ब्लूम टैक्सोनॉमी किसने दिया था? मिस्टर बीएस ब्लूम ने दिया था। बीएस बेंजामिन ब्लूम था इनका नाम। ठीक है, बेंजामिन ब्लूम, इसको बोलते हैं बीएस ब्लूम। तो डियर, ये जो दिए थे ये है क्या? ब्लूम टैक्सोनॉमी एक है क्या? ब्लूम टैक्सोनॉमी एक है एजुकेशन का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एजुकेशन का फ्रेमवर्क एंड स्ट्रक्चर के बारे में है कि एजुकेशन को हमारे उसको कैसे एक फ्रेमवर्क वे में और एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ाया जाए। ठीक, तो ये इन्होंने ये जो स्ट्रक्चर दिया था ये दिया था इन 1956 में। कब दिया था डियर? 1956 में। और ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो फ्रेमवर्क है ये अप्लाई मतलब किस क्लास से किस क्लास तक हुआ था? केजी से क्लास 12 तक। इसको लिख सकते हैं हायर सेकेंडरी तक। ठीक, केजी टू हायर सेकेंडरी तक। फिर इसके बाद डियर क्या हुआ है? 1956 के बाद 2001 में इसको क्या किया गया था? रिवाइज्ड किया गया था। 2001 में इसको क्या किया था? मॉडिफाई किया गया था, या फिर आप कह सकते हैं रिवाइज इसको किया गया था। राइट, ये जो था ये नाउन पे बेस्ड था। जो स्टार्टिंग में आया था वो नाउन पर बेस्ड था, और ये किस पर बेस्ड था? ये वर्ब पर बेस है। ठीक है, ये किस पर है? ये वर्ब पर बेस है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात है, इसमें जो था इसमें साइंस और टीचिंग इसमें जो टीचिंग और लर्निंग बेस्ड था। इसमें ये किस पर बेस्ड था? टीचिंग एंड लर्निंग। और ये जो बेस्ड था टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट जो मॉडिफाई हुआ था वो एक वर्ड और आ गया था। ये किस पर बेस्ड था? असेसमेंट पे बेस्ड था, ये आ गया था। तो डियर, जो 1956 में दिया गया था ये देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या था। तो 1956 की अगर बात करते हैं तो इसमें दिया गया था सबसे पहले नॉलेज, फिर दिया गया था नॉलेज के बाद दिया था कंप्रहेंशन के बाद डियर दिया गया था एप्लीकेशन, देन आफ्टर will becomes to analysis and synthesis next, and last one evaluation। राइट, तो ये दिया गया था, इतना दिया गया था। तो डियर, ये जो दिया गया ट्रेंगल फॉर्म में था, तो इसको हम ट्रेंगल एक फॉर्म कर देते हैं इस टाइप में। इस टाइप में हो गया। तो नॉलेज, डियर नॉलेज का मतलब क्या था? ये कब दिया? इन 1956 में। डियर नॉलेज है, नॉलेज का मतलब क्या होता है? नॉलेज जो दिया गया था इसमें क्या था? जैसे कि आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको अच्छे से क्या करना था? रिमेंबर करना था, उसको अच्छे से याद रखना था। कॉम्प्रहेंसिव मतलब क्या होता है डियर? कॉम्प्रहेंसिव मतलब जैसे है आप एक तरह से जो आपकी नॉलेज है उसको अच्छे से उस पर अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उस पर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बना के किसी भी मटेरियल पे क्या करना? इंटरप्रिटेशन करना। ठीक है, किसी मटेरियल पे एक तरह से इंटरप्रिटेशन करना कि मतलब सही है कि नहीं। और एप्लीकेशन में देखते हैं, एप्लीकेशन में क्या था? एप्लीकेशन में जो आपका नॉलेज था उसको आपने अंडरस्टैंडिंग किया था, लेकिन उसमें एक सर्टेन सिचुएशन में जैसे कोई किसी मटेरियल पे हम उसको अप्लाई करते हैं तो ये होता है कि उस जो हम समझे हैं, जो मतलब हमारे अंडरस्टैंडिंग है, जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, उसको हम कैसे उस पर मतलब कि किसी मटेरियल पे अप्लाई करें ताकि वो हमारे इससे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एक एप्लीकेशन का एग्जाम्पल बन जाए। ठीक, नेक्स्ट आइए एनालिसिस की बात करते हैं। तो एनालिसिस में क्या है?
एनालिसिस डियर क्या है, जैसे आपको वो नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो उस इन्फॉर्मेशन को पार्ट पार्ट में आप ब्रेक करके और उसको एक्सप्लोर करके, ठीक, उनके बीच में जो है आप रिलेशनशिप निकालेंगे और उसको एक मतलब कि एक बहुत अच्छे से एनालिसिस करके मतलब अच्छे लेवल पे उसको क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। मतलब ये होता है जैसे आपका इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को एक तरह से छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके उसको एक्सप्लोर करके उसकी उस पर अंडरस्टैंडिंग बनाइए, उस पर समझ बनाइए। सिंथेसिस का मतलब ये होता है डियर, सिंथेसिस में ये होता है कि पुटिंग टुगेदर द एलिमेंट एंड पार्ट्स ऑफ द न्यू आइडियाज़, ठीक, जो मतलब एलिमेंट है या जो मतलब आपके प्रीवियस नॉलेज है, राइट, तो उस पर क्या है, उस पर कुछ नए आइडियाज़ पर वो अप्लाई करिए, ठीक है, और उससे मतलब कि एक तरह से उसको लिंक करिए नए आइडियाज़ पे, राइट। इवैल्यूएशन एंड लास्ट वन है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में डियर ये होता है कि जैसे आपने कुछ जो चीज़ सीखा है, जिस पे अंडरस्टैंडिंग बनाई है, उसका एक जजमेंटल क्या होता है, जजमेंट क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, आपने उसमें कितना सीखा है, एक तरह से मटेरियल आपने कितना सीखा और मटेरियल पर आप उसको कितना, उस मटेरियल के बारे में मतलब कि आप कितना मतलब कि प्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं और किसी चीज़ पे उस पर क्या एप्लीकेशन आप मतलब उसको कितना अप्लाई कर रहे हैं, यही होता है मतलब एक तरह से कि कितना आपका ट्रू वैल्यू तक जाता है, ठीक है, कोई चीज़ जो आप सीखें हैं, तो उससे आपको ये मिलता है कि इवैल्यूएशन से आपको एक जजमेंटल पता चलता है कि वैल्यू पता होती है, राइट। तो ये इनका मतलब था, इसमें यही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद इसमें क्या हुआ था डियर, इसमें आपका हुआ था मॉडिफिकेशन हुआ था, ठीक है, इसमें मॉडिफिकेशन हुआ था, आप जानते हैं कब, स्टार्टिंग में बताया 2001 में, जो वर्ग के बेस पे आधारित था और इसमें टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट तीनों का रोल दिया गया था। तो क्या इसमें मतलब कि हुआ था, नॉलेज को डियर बना दिया गया था, नॉलेज को रिमेंबर बना दिया गया था, क्या, रिमेंबरिंग, नॉलेज को रिमेंबरिंग बना दिया गया था, रिमेंबरिंग और कंप्रहेंशन को अंडरस्टैंडिंग मतलब है वही, इसी को मतलब ये नाम है, ये एक तरह से जो इसका डेफिनीशन है, इन सबों का डेफिनीशन है, उसके बिहेव पे बना दिया गया था ये, ठीक। और ये हो जाएगा एप्लीकेशन का अप्लाइंग और एनालिसिस का हो जाएगा एनालाइजिंग और सिंथेसिस जो है, ये सिंथेसिस के प्लेस पे ये ऊपर वाला आ गया था, इवैल्यूएशन एंड नेक्स्ट वन कौन सा आ गया था, इवैल्यूएशन की जगह क्रिएशन, क्या आ गया था, क्रिएशन। तो ये आया था किसमें, 2001 में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, देख लीजिए अच्छे से कि कौन कब आया था, राइट है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, कुछ करना नहीं है, इसी के प्लेस पे ये लिखना है कि नॉलेज के प्लेस पे रिमेंबरिंग, कंप्रहेंशन पे अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन पे अप्लाइंग, एनालिसिस पे एनालाइजिंग और ये इवैल्यूएशन आ गया था नीचे, ये इवैल्यूएशन नीचे सिंथेसिस के प्लेस पे आ गया था, इवैल्यूएशन, और यहाँ पे नया एक टर्म आया था क्रिएशन, राइट। तो इसमें क्या है, अगर इसकी बात करते हैं, इसको मतलब कि इसका भी डेफिनीशन इसी के बिहेव पे है, जैसे कि क्या होता है, जैसे कोई चीज़ हम या जैसे कि रिमेंबरिंग में ये होता है कि हम क्या क्वेश्चन करें कि हमको रिमेंबरिंग का डेफिनीशन पता चले, तो इसमें ये बनाया गया है कि आप किसी चीज़ को कैसे डिफाइंड करते हैं, ठीक है, आपको डिफाइन करते हैं, फिर आप मतलब कि उसका एक उसको फिर मतलब कि रिकॉल करके कैसे उसको रिपीट करते हैं, दैट इज रिमेंबरिंग, मतलब आपको कैसे याद हो, आप जैसे कि कैसे किसी चीज़ को आप कैसे मेमोराइज़ करें, उसकी कैसे एक डुप्लीकेट लिस्ट बनाएं, ठीक है, इसमें यही बताया गया है। अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग में ये दिया गया है कि आप किसी आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्लासीफाई कैसे करेंगे और उसको कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे, ये आ गया आपका अंडरस्टैंडिंग में, ये ध्यान रखिएगा।
बात करते हैं अप्लाइंग की, तो अप्लाइंग में ये होता है कि अप्लाइंग में यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन, आप जो मतलब कि आपके पास इंफॉर्मेशन उसको आप न्यू सिचुएशन पे कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उस पर कैसे इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं या उस पर कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। और एनालिसिस के बारे में देखते हैं डियर, सॉरी एनालाइजिंग के बारे में। तो एनालाइजिंग के बारे में अगर देखते हैं तो उसमें ये दिया गया है कि आप किसी चीज़ को लेकर कैसे आप आइडियाज़ बनाते हैं और वो आइडियाज़ जो है वो जो मटेरियल हैं उसका मतलब उसको वो कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। आप एक तरह से जैसे कि इसमें एग्जामिन करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज को डिफ्रेंशिएट करते हैं और किसी चीज़ को एग्जामिन करते हैं जो कि उससे मटेरियल से रिलेट है, ठीक है। नए आइडियाज़ हो गया एक तरह से, जो एग्जामिन करते हैं नए आइडियाज़ हो गया एक तरह से। और मतलब कि ऑर्गेनाइज एंड डिफ्रेंशिएट की बात कर रहे हैं तो इसमें ऑर्गेनाइज डिफ्रेंशिएट में यह है कि आप उसको मतलब कि नए नए आइडिया को किस डिफ्रेंशिएट करके किसी मटेरियल पे उसको कैसे एक तरह से कनेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, कैसे कनेक्शन बना रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट इवैल्यूएटिंग का। तो इवैल्यूएटिंग में ये है कि आप किसी चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, राइट। जस्टिफाई मतलब आप उस पर जजमेंट कैसे कर रहे हैं, आप उसको एक तरह से मतलब कि कैसे मेक बना रहे हैं, लाइक दैट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक। एक तरह से मेन है इसमें जस्टिफाई करना। और क्रिएशन का मतलब डियर ये होता है, क्रिएशन में होता है कि आप मतलब कि एक तरह से ओरिजिनल वर्क को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट मीन्स आप जैसे कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई मटेरियल है उससे रिलेटेड, तो उसको आप कैसे डेवलप कर रहे हैं, कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं और उस पर कुछ नया कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन को कैसे ला रहे हैं। तो यही है, इसी के बारे में लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। ये 1956 और 2001 वाला दोनों को क्या करना है, ये मॉडिफाई करना है। जो बताए हैं इसमें ये लिखना है, थोड़ा एक एक दो दो लाइन लिख लीजिएगा। फिर इसमें ये है, ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब कि इसी से रिलेटेड लिखना है, थोड़ा सोच लीजिएगा क्या लिखना है, हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डियर ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी ने दिया था अपना, एक कॉग्निटिव डोमेन मतलब कि 3 डोमेन दिया था, और 3 डोमेन का जो रिलेशन था वो इस टाइप से था, इस टाइप से था। तो ये था कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, और ये था एफेक्टिव डोमेन, एफेक्टिव डोमेन, और ये कौन सा था, साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। तो डियर ये जो था आपका कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन जो भी था इसको बोलते हैं संज्ञात्मक कार्यक्षेत्र। मतलब ये आपके बुद्धि से रिलेटेड है, किससे, आपके बुद्धि से, दैट मीन्स इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। और ये जो अफेक्टिव डोमेन है आपके इमोशन मतलब आपके भावनाओं से जुड़ा है, ठीक है, ये है आपके इमोशन, भावनाएं से जुड़ा है। और साइकोमोटर की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं मनोप्रेरणा क्षेत्र। ये आपके जो एक तरह से शारीरिक स्किल्स है मतलब एक्सरसाइज है उससे मतलब जुड़ा है। तो आइए इसको जैसे कि कॉग्निटिव डोमेन को किस में डिवाइड करते हैं, कॉग्निटिव डोमेन को डियर इसको डिवाइड करते हैं रिमेम्बरिंग, सेम यही कंसेप्ट, रिमेम्बरिंग। सेकंड कौन सा है, अंडरस्टैंडिंग, एक तरह से ये जो आपका मतलब कि इसको मॉडिफिकेशन किया गया था 1956 से 2001 में मॉडिफिकेशन किया गया था इसको। तो ये कॉग्निटिव डोमेन ही था, एक तरह से कॉग्निटिव डोमेन के आधार पर ही उसको क्या किया गया था, क्लासिफिकेशन किया गया था। इसके बाद थर्ड है कौन सा, अप्लाइंग एंड एनालाइजिंग एंड नेक्स्ट इवैल्यूएशन एंड लास्ट वन क्रिएशन, राइट। तो इसी को क्या करना है, जैसे हम इसको बताए हैं कॉग्निटिव डोमेन में कि कॉग्निटिव डोमेन जो है एक आपके बुद्धि से रिलेटेड है, बुद्धि का परीक्षण करता है, टेस्ट करता है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। और इसमें क्या है कि इस कॉग्निटिव डोमेन को इसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करके इसका डेफिनेशन जैसे बताए थे उसको आप वैसे लिख लीजिएगा। तो वही है, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं अफेक्टिव डोमेन को कैसे हम वो करते हैं। अफेक्टिव डोमेन को
अफेक्टिव डोमेन में डियर ये होता है भावनात्मक क्षेत्र जो कि अफेक्टिव। आइए इसको ऐसे ही बना लेते हैं, कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, और ये क्या था, साइकोमोटर डोमेन। अफेक्टिव डोमेन को अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें रिसीविंग इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। रिसीविंग के बाद रिस्पॉन्डिंग, एंड नेक्स्ट वन वैल्यूइंग, एंड नेक्स्ट वन ऑर्गेनाइजिंग, and last one will be comes to characterizing। तो इसमें देखते हैं डियर कि ठीक है, इसको जैसे ये हो गया तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या आते हैं। ठीक है, इसमें डेफिनेशन देखते हैं कि देखिए आपका कोग्निटिव डोमेन तो हो गया जो हमने बताया, जो मॉडिफिकेशन हुआ था उसका ब्लूम टैक्सोनॉमी का, तो कोग्निटिव डोमेन में हो गया। अफेक्टिव डोमेन में रिसीविंग में क्या करते हैं, ये आप लिख लीजिएगा। अफेक्टिव डोमेन जो है कि आपके इमोशंस और भावात्मक से क्या होते हैं, रिलेट होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है आपको क्लासिफिकेशन किया गया है रिसीविंग का, तो रिसीविंग में ये है डियर कि इसमें होता है कि आप इंफॉर्मेशन को कैसे रिसीव करते हैं और उसको मतलब अपने इमोशंस में, ठीक है, कैसे इन्वॉल्व करते हैं, इमोशन एंड फीलिंग में कैसे इन्वॉल्व करते हैं। तो आप लिखेंगे दिस डोमेन इज सिंप्लीफाई डिफाइन द रिसीविंग इंफॉर्मेशन टू इन्वॉल्व द अवेयरनेस फॉर द इमोशन एंड फीलिंग। राइट, ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा। इसके हिसाब से एकदम जो हमने बताया है वही है कि आपको इन्फॉर्मेशन को आप कैसे रिसीव करेंगे और आप अपने इसको इमोशंस और फीलिंग्स से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए उसमें कैसे आप इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, दिस स्टेप इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। मतलब जैसे एग्जांपल में अगर देख लेते हैं, आप किसी इन्फॉर्मेशन को कैसे देखते हैं, या जैसे आप मूवी को कैसे देखते हैं तो उसमें से क्या मतलब आप सीखते हैं, क्या रिसीव करते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन को आप सुनते हैं तो उससे क्या मतलब आप रिसीव करते हैं। ये हो गया आपका रिसीविंग में। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, लिसनिंग, इंफॉर्मेशन समझ जाएंगे आप, एंड वाचिंग, मूवीज़ लाइक दैट। ठीक है, तो इससे मतलब कोई चीज़ सुन के या कोई चीज़ देख के मतलब मूवी उसमें क्या मतलब रिसीव करते हैं, उसमें से कौन सी बातें को रिसीव करते हैं, दैट इज विल कम्स टू इन रिसीविंग डेफिनेशन। राइट, एंड नेक्स्ट विल बी कम्स टू रिस्पॉन्डिंग में ये होता है जैसे आपने, ठीक है, आपने जैसे आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आपके पास कोई क्वेरी आ गया, चाहे क्वेश्चन आ गया, तो उसको आप कैसे सजेस्ट करते हैं, दैट मीन्स रिएक्ट। आप रिएक्ट कैसे करते हैं या किसी क्वेश्चन को कैसे उसको सॉल्व करने के लिए सजेस्ट करते हैं। राइट, दैट इज रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, रिस्पॉन्डिंग का अगर एग्जांपल देखा जाए तो इसमें आप कैसे है कि कन्वर्सेशन आ जाएगा, आप कैसे कन्वर्सेशन करते हैं, या फिर डिस्कशन आ जाएगा, आप किसी चीज़ को लेकर आप डिस्कशन कैसे करते हैं, आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। राइट, वैल्यूइंग में ये होता है, वैल्यूइंग में आप जैसे कि एक्सप्रेशन दैट, आप कोई चीज़ मतलब कि आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप उसको वर्थ और एक्सप्रेशन के साथ कैसे शो कर सकते हैं। राइट, जैसे कि लिख सकते हैं स्टेप दिस शो वर्थ एंड एक्सप्रेशन। ठीक, शो द वर्थ एंड एक्सप्रेशन। राइट, तो ये है आपका वैल्यूइंग। राइट, इसमें अगर देखा जाए आपकी मतलब कि एग्जांपल, तो आप इसमें देखा जाता है कि आपकी कैसी बिहेवियर है, मतलब एक तरह से आपका एक्सप्रेशन देखा जाता है, तो एक्सप्रेशन में आपका बिहेवियर आ जाएगा, बिहेवियर हो जाएगा कोई ऑब्जेक्टिव को लेकर। ठीक है, बिहेवियर। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं,
तो ऑर्गेनाइजिंग में डियर ये होता है, ये इसमें ये होता है कि पुट टुगेदर डिफरेंट वैल्यू, बिलीव द आइडियाज़ एंड मॉडिफाई विद दियर स्कीमा। इसको स्कीमा भी बोलते हैं, SCHEMA। ठीक है, स्कीमा का मतलब ये होता है जैसे कोई मतलब कि किसी चीज़ को आप मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं, किसी भी वैल्यू है, आइडिया है, इंफॉर्मेशन है, आप उसको एक अच्छे लेवल पे कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है। जैसे कि अगर इसमें बात करें तो स्पेंडिंग टाइम ऑन गेम या स्टडी में आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं किसी गेम में, कई बार उसको मतलब कि खेल रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, आप उसमें उसका एक मॉडिफिकेशन हो रहा है और आप उसमें मास्टर या एक्सपर्ट बनते चले जा रहे हैं, राइट। एंड बैलेंस बिटवीन द फैमिली एंड फ्रेंड। ठीक है, तो एक तरह से आप अपने आप को मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड जो है आप अपने आप को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं लोगों को। इसमें है कि डिफरेंट वैल्यू, बिलीव द आइडियाज़। ठीक है, डिफरेंट जो वैल्यू है और जो आपके पास आइडियाज़ हैं उससे अपने आप को कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, लाइक दैट, राइट। करेक्टराइजिंग की बात करते हैं, करेक्टराइजिंग या इसको बोलते हैं इंटरनेशनलाइजिंग। ठीक है, करेक्टराइजिंग नेक्स्ट है, या इसको बोलते हैं आप इंटरनेशनलाइजिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है आपकी जो कंसिस्टेंटली विद द वैल्यू एंड द वैल्यू सेट अकॉर्डिंग विद द वैल्यू आर फिर इंटरनलाइजेशन, राइट। तो इसी मतलब आप कैसे कंसिस्टेंटली एक्ट करते हैं किसी वैल्यू या मतलब किसी वैल्यू पर जो कि आपके इंटरनलाइजेशन मतलब कि आपके इंटरनलाइजेशन दैट मीन्स मतलब वो आपके इंटरनल से रिलेटेड है, जो मतलब इंटरनल मतलब ये है वो आपसे ही रिलेटेड है। करेक्टराइजिंग का मतलब ये होता है किसी चीज़ का करेक्टर। तो इसमें ये दिया है कि आप कैसे मतलब कि कॉन्स्टेंटली एक्ट करते हैं आप अपने करेक्टर पे, जो आपके इंटरनलाइजेशन करेक्टर है अकॉर्डिंग टू दिस, राइट। उसके बाद डियर यहीं लिखना है इसमें। अब आइए साइकोमोटर को क्लासिफिकेशन करते हैं कि साइकोमोटर होता क्या है। साइकोमोटर को क्लासिफिकेशन करने के लिए साइकोमोटर में होता है एक परसेप्शन। सबसे पहले आता है परसेप्शन। परसेप्शन, फिर इमिटेशन। परसेप्शन मतलब होती है आपकी अनुभूति, फिर इमिटेशन, देन नेक्स्ट विल कम्स टू मैनिपुलेशन, and articulation. Next one, articulation, and will becomes to last is the neutralization. तो इसमें डियर इसको भी जो साइकोमोटर डोमेन है इसको भी कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 5। इसका भी 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 5 में क्लासिफिकेशन करते हैं, 5 पार्ट में। परसेप्शन की डियर बात करते हैं कि परसेप्शन में क्या होता है, ये होता है एक अनुभूति। मतलब एक तरह से किसी भी सिग्नल का मतलब एक तरह से कोई चीज़ हम सेंस कर रहे हैं, राइट। मतलब कोई चीज़ सेंस कर रहे हैं या कोई चीज़ मतलब कि एक तरह से मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड जो है वो हमको कोई सिग्नल कैसे गाइड कर रही है। ठीक, कोई अगर मोटर एक्टिविटी कर रहे हैं तो मोटर एक्टिविटी से जो सेंसर, जो मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड जो हमको क्या सेंसिंग हो रही है, मोटर एक्टिविटी से क्या सेंसिंग हो रही है या फिर हमको क्या सिग्नल मिल रहा है गाइड के लिए। इमिटेशन मतलब डियर होता है नकल करना। ठीक है, किसी चीज़ की मिमिक्री या कॉपी करना, दैट इज़ इमिटेशन। मैनिपुलेशन की बात करते हैं। मैनिपुलेशन में मतलब ये होता है किसी चीज़ को फेर बदल करके उसको मैनिपुलेट करना, दैट मीन्स उसको एक तरह से मॉडिफाई करना। ठीक है, ये होता है मैनिपुलेशन। इसके बाद डियर आता है एक और आता है, हमने लिखना भूल गया, प्रिसीजन। ठीक है, प्रिसीजन में ये होता है कि आप मतलब कि एक तरह से शुद्धता होता है इसका हिंदी। प्रिसीजन मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट है मैनिपुलेट करके
कितना मतलब कि वो ट्रू वैल्यू के नज़दीक जा रहा है, या फिर उसके बिहेवियर में कितना मतलब बिहेवियर में कितना एक बेस्ट वे में मैनिपुलेट हो रहा है, और जो स्किल है उसकी स्किल कितनी अच्छी हो रही है विथ लेस मिस्टेक्स, कम मिस्टेक्स के साथ, राइट। ये हो गया आपका प्रिसीजन। अब बात करते हैं प्रिसीजन के बाद आर्टिकुलेशन की। आर्टिकुलेशन में डियर ये होता है कि आप किसी चीज़ को कई बार करते रहें तो उसमें आपकी एक नई आइडियाज़ या नई स्किल्स डेवलप होती हैं, यही हो गया आपका आर्टिकुलेशन, ठीक। लेबल एंड द स्किल ऑफ द आइडिया सो लर्नर अप्लाइंग द न्यू सिचुएशन, ठीक। ये भी होता है, और ये भी है कि आप जैसे कोई आइडियाज़ है, इंफॉर्मेशन, उसको न्यू सिचुएशन पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज आर्टिकुलेशन। न्यूट्रलाइजेशन में ये देखना है कि न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है। इसमें होता है इसमें मसल्स मेमोरी, ठीक है, मसल्स मेमोरी। इसमें ये होता है कि आप कैसे चीज़ को मतलब कि लर्न जो आपने सीखा है, मतलब सीखा है उससे तो ठीक है क्या, जैसे कि परफॉर्म कोई टास्क पर आप परफॉर्म करें वो ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली हो, मतलब एक तरह से नेचुरलिटी है आप में ये, मतलब एक तरह से जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मतलब कोई चीज़ है ऑटोमेटिकली आपसे हो। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं तो जैसे हैंडल है, अगर उसको लेफ़्ट लेना है तो फिर आपका जैसे कि भले ही नज़र सामने होता है लेकिन हाथ जो होता है आपका हैंडल पर होता है, तो जैसे आप हैंडल मोड़ देते हैं एकाएक, ठीक है, तो आपको पता है वो कहाँ मोड़ना है, वो ऑटोमेटिकली आप कर देते हैं वो काम, राइट। मतलब कि उसमें सोचना वोचना ही नहीं, कोई भी चीज़ होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन टाइप होता है, जैसे आँख में आपके कोई चीज़ जैसे कि कोई कंकड़ पत्थर, जैसे कंकड़ उंकड़ थोड़ा सा, या कोई मतलब कि कीड़ी आके जैसे गिरती है तो आप तुरंत आँख आपका बंद हो जाता है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, ऑटोमेटिकली ये होता है, ठीक है। तो यहाँ मसल्स मेमोरी से रिलेटेड है, तो मसल्स मेमोरी से ये मतलब है कि आपकी जो ऑटोमेटिकली जो मतलब कि हो रहा है वो किसी मसल्स से रिलेटेड हो, ठीक है, दैट मीन्स आपके मोटर स्किल्स से रिलेटेड हो, तो होता है क्या, न्यूट्रलाइजेशन। तो इसमें कुछ नहीं करना था। ब्लूम टैक्सोनॉमी में 1956 और 2001 को दोनों को क्या करना था, डिस्क्राइब्ड, और ये तीन जो डोमेन था इसको डिस्क्राइब्ड करना था, और ब्लूम टैक्सोनॉमी में कुछ नहीं है, राइट। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर आएंगे दूसरा लेके।